मोदी साहब हिंदुइज्म बेच रहे हैं ना, ठीक, आप कहते हैं हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है, अपना प्रचार कर रहे हैं वो, लेकिन उनकी उनकी औलादें जो है वो कनाडा पीआर में तो नहीं बैठी ना। 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है तार साहब। और ये मजे की बात है, अभी सिर्फ 5 राउंड जो है वो हुए हैं, अभी 2 राउंड पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है। इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है। और इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शंस भी जीत रहे हैं, क्योंकि अगर अनसर्टन सिचुएशन हो तो मार्केट्स फ्लक्चुएट करती हैं। आप खुद ताड़ साहब बड़े मजबूत बिजनेसमैन, अमेरिका में इतना बड़ा बिजनेस करते हैं। ताड़ साहब एक तरफ तो ये मसला है, दूसरी तरफ ताड़ साहब वो कतरियों ने हमसे पैसे मांग लिए हैं। वो कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं शेख हम्माद बिन जासम बिन जबर अल थानी, उन्होंने कहा हमारा $450 मिलियन दें आपने। वो हमारे जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया था उसमें 800 मिलियन की इनकम हो चुकी है और आपने अभी तक पैसे नहीं भेजे। तार साहब ये इसको आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ हमसे, और शायद इससे लग ये रहा है कि वो सऊदीज को अलर्ट कर रहे हैं कि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन बी केयरफुल, ये पैसे वापस नहीं करते। तार साहब कैसे देखते हैं इस फाइनेंशियल सिचुएशन को? चीमा साहब, सबसे पहले मोदी साहब को डिस्कस करते हैं। मोदी साहब की सियासत को देखा जाए तो वो उन्होंने एयर टाइट सियासत करते हैं। एयर टाइट से मुराद है कि चांस कहीं से नहीं लेते। और दूसरा जो मैंने बिलखसूस ये देखा है कि जिस तरीके से मोदी साहब का, जब अगर आप पोर्टफोलियो स्टडी करते हैं, जिस तरीके से उनकी डेडिकेशन और उनकी एक जिस तरीके से ही स्टार्टेड एज अ पॉलिटिकल वर्कर, और फिर और जो मैं बिलखसूस है खासकर बात करता हूं कि मोदी साहब अपने जब लोग सियासतदान जब जीत जाते हैं तो वो एक रिलैक्स मूड में चले जाते हैं, फिर गलतियां भी करते हैं, फिर बदले भी लेते हैं, बदले की सियासत भी करते हैं, फिर चांसेस लेते हैं, टीम मेंबर्स अपने उनके वजीर जो है उनको खुली छुट्टियां मिल जाती हैं, करप्शन में बात। मोदी साहब अपने इलेक्शन कैंपेन मोड से बाहर ही नहीं आते। अब ये देखें, अगर रीसेंट इलेक्शन को अगर देखा जाए, इस इलेक्शन मोदी साहब के इंटरनेशनल दौरों से चीज शुरू होती है, फिर चंद्रयान की बातें फिर होती है, फिर उसके बाद सूरज के ऊपर जो चीजें, फिर जिस तरीके से टीम बिल्डिंग प्रोसेस में, और जिस हर एक दुनिया के अंदर जो इश्यूज आते हैं, सोच सोच के कदम उठाए जाते हैं। देखें, उन्होंने 7 अक्टूबर को उन्होंने हमास को कंडेम किया, फिर उसके बाद सिचुएशन चेंज हुई है तो उन्होंने अपना सपोर्ट चेंज करके वो फलस्तीनियों के साथ चले गए। किस तरीके से अभी रिसेंट अगर देखा जाए इस इलेक्शन से पहले, बल्कि रशिया से तो आवाजें भी आई है चीमा साहब कि भारतीय इलेक्शन के अंदर अमेरिका जो है वो मेडलिंग कर रहा है, लेकिन बड़ा सेंसिटिव मैटर था, लेकिन किस खूबसूरती से हैंडल किया गया है। पैनिक नहीं हुए। देखिए ना, पैनिक हो जाते ना, पैनिक होके कोई ऐसा बयान दे देते, जयशंकर साहब भी बयान ऐसा दे देते, अमित शाह साहब ऐसा बयान दे देते, मोदी साहब ऐसा बयान दे जाते जो डीरेल हो जाते, इलेक्शन पे इंपैक्ट आ जाता। इलेक्शन के दौरान 2-4 स्टेप लिए गए हैं, मैं हैरान हूं कि वो भी उनके हक में जा रहे हैं। जिस तरह आप देख लें, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब हैं जेल में, केजरीवाल साहब, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद आप देखें कि इस इलेक्शन के दौरान ही आज ईरान का ये हादसा हो रहा है। इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन तो हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने देखा है जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, आज से हफ्ता पहले थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुई है, लेकिन 2 लोगों ने फौरन उसको कवर करने की कोशिश की है। अमित शाह साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी, डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी उसको एड्रेस किया था, इसी फ्लक्चुएशन को। तो चीमा साहब इसी इलेक्शन के दौरान श्रीलंका वाले भाग के चाइना गए हैं, चाइना ने बंदरगाह की एक्सपेंशन की है, लेकिन इसी इलेक्शन पे उन्होंने फौरन जाके ईरान के साथ डील बना ली अपनी फौरन। इसी इलेक्शन से फौरन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका के साथ तनाव आया रिलेशनशिप में, जयशंकर साहब फौरन रशिया पहुंच गए। तो ये देखें, ये चीजें, इसमें एक चीज देखनी होती है कि लीडरशिप और डेडिकेशन और नेशनलिज्म। मोदी साहब का या अमित शाह का कोई प्रोग्राम नहीं है दुबई में प्रॉपर्टी बनाने का। डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कनाडा में मेरे बच्चे पीआर ले लें, पब्लिक परमानेंट रेजिडेंसी। उनका कोई टारगेट नहीं है कि आईएमएफ का पैसा हमने लेकर तो लंदन में कितनी प्रॉपर्टी बनानी, ये उनका टारगेट नहीं है। बल्कि मैंने आपको कल भी कहा था, सोच की बात,
यहां से तरनजीत संधू जो है एक्स जो एम्बेसडर है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस वक्त जितनी सख्त गर्मी है वहां पे वो जलसे कर रहे हैं। मैंने कल, मुझे किसी दोस्त ने तस्वीर भेजी है कि तरनजीत संधू एक्स एम्बेसडर मोटरसाइकिल के ऊपर अपनी कैंपेन चला रहे हैं, मोटरसाइकिल। तो ये सोच इस माइंड सेट है जी, इस माइंड सेट। और इसमें सबसे बड़ा जो एक वैल्यूएबल चीज है भारत के अंदर इस वक्त, वो उनका नेशनलिज्म। और उस नेशनलिज्म के पीछे वो भी चीज आना चाहिए उनके अंदर, नेशनलिज्म जरूरत थी उसकी। वजह क्या है? आपने कभी देखा कि कितने फॉरेन इन्वेडर्स ने क्या कुछ नहीं किया भारत के अंदर, कितने जुल्म नहीं किए उन्होंने। मेरा मकसद है कि हमारे जो पठान थे उन्होंने तो बारियां बना ली थी ना दिल्ली को लूटने को। दिल्ली तो लूटना वो इस तरह ही था जिस तरह मेरा मकसद है कि वो शॉपिंग सेंटर लूट के उन्होंने जाना। मैं हिस्ट्री जब पढ़ता हूं शर्म से मेरे शर्म आती है मुझे कि एक दफा तो लूटने वाले वो जो आए, उन्होंने किसी घर में खच्चर गदा नहीं छोड़ा था जिसके ऊपर माल लाद के उन्होंने वापस लेके जाना। अफसोस के साथ कहता हूं, यहां की औरतों को भी लूट जाके अफगानिस्तान के अंदर बाजार लगते थे औरतों। बल्कि मैं कल हिस्ट्री में पढ़ रहा था कि मर्दों को एज ए स्लेव ले जाके हिंदुस्तानी मर्दों को बेचा जाता था अफगानिस्तान, यहां तक। तो अब आपका क्या ख्याल है, ये जरूरत नहीं थी कि यहां पे लोकल लोगों की गवर्नमेंट आती? आप तो अभी भी कानूनी है। आपको तो बनाए आपके तो कॉलोनियल मालिक हैं जिनके एजेंट थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। अगर मुझे आप 10 मिनट दें, मैं जिसपे मैं बल्कि रिसेंट पढ़ रहा था, आपको तो बनाने वाले फ्यूडल लॉर्ड थे, लैंड रिफॉर्म के खिलाफ इकट्ठे हो गए थे वो। आपको उन्होंने मुस्लिम लीग बना ली थी। आपके तो बुनियादों के अंदर ही जो है ठीक, आपकी तो विल ठीक। एक प्रोजेक्ट को जब बनाने के लिए आपकी विल ही ठीक ना हो तो उस एक दरख्त को जब लगाते हैं बुरी नीयत से लगाएं तो उसमें फल लगता है, फिर वो फल किस तरह लगेगा? आप 1947 से शुरू हुआ, आप देखें, आपकी इंटेंशन ही ठीक नहीं थी। आप आज की असेंबली के अंदर आपके कौन लोग बैठे हैं? चीमा साहब मैं बता देता हूं जी। ब्रिटिश एजेंटों के पोते दोते बैठे हैं, पीरों मुरीदों के पोते दोते बैठे हैं। और या फिर आज भी आपको अगर पाकिस्तान में सियासत करनी है तो आपको मुर्शद बनना जरूरी है। क्यों? क्या बात, क्या वजह, क्या वजह है कि आपको इस्लाम ही बेचना है? और मजे की बात, ठीक है इस्लाम बेचें आप, मोदी साहब हिंदुइज्म बेच रहे हैं ना, ठीक है। आप कहते हैं हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उनके अपने बच्चे लंदन तो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक, मंदिर बना रहे हैं, जा रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं वो, लेकिन उनकी औलादें जो हैं वो कनाडा पीआर में तो नहीं बैठी ना। डबल स्टैंडर्ड तो नहीं है। आपका हर बंदा जो इस्लाम यहां बेच रहा है उसके अपने बच्चे लंदन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। मतलब दर हकीकत जब तक आप इस लेवल, या तो आप मुसलमान अच्छे बनना है तो अच्छे मुसलमान बने। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इस्लाम प्रैक्टिस ना करें, मैं तो बल्कि इस चीज की प्रचार हमेशा ही करता हूं कि अगर आप हिंदू हैं तो अच्छे हिंदू बने, आप अच्छे सिख हैं तो अच्छे सिख बने, आप अच्छे मुसलमान हैं तो अच्छे मुसलमान बने, आप कोशिश करें आप अच्छे इंसान बने। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर जो पाकिस्तान में आज हो रहा है बिल्कुल यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है। बल्कि आपने खुद ही मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे दिया था आपने खुद ही कि चीमा साहब आपके सऊदी इन्वेस्टर जो है आपको टाइम देकर आते क्यों नहीं? बल्कि आज आर्टिकल भी लिखा है, जावेद चौधरी साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, चौधरी साहब ने आर्टिकल लिखा है, उन्होंने मोती प्रो दिए, उसमें उन्होंने मिसाल दी है कि एक अगर आपको बंदा आपके साथ बिजनेस करना चाहता हो और उसका पड़ोसी उसको बताया कि उधर ना जाना, उधर तो पहले हालात खराब है, बहुत खराब है। आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि इस वक्त, अच्छा उन्होंने तो हालात सिर्फ ये बताया आप पैसे नहीं देते, उसके अंदर आर्टिकल में जावेद चौधरी साहब ने तो ये भी लिखा है कि जब उन्हें वो, आपका क्या ख्याल है कि सऊदी आंखों से अंधे और कानों से बहरे हैं, उन्हें पता नहीं है कि आपका केपीके वाला अली अमीन गड्ढा पर रोजाना फेडरेशन को चैलेंज कर रहा है, वो रोजाना कहता है कि हम हमला करेंगे इस्लामाबाद पे। इस माहौल में सऊदी आके पैसे लगाएंगे? क्यों लगाएंगे? वो अंधे हैं, वो जुआरिये ने, वो फराडिये ने। अली अमीर गड्ढा पर रोजाना कहता हम जेल तोड़ के तो इमरान खान को ले आएंगे। अपना खुद जब एक कंट्री का चीफ मिनिस्टर अपने सूबे वालों को कह रहा हो कि बिजली के बिल ना दो, चीमा साहब वहां आप जाकर आप वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे? आप चीमा साहब आपने जिस तरीके से चाइना को लूटा है, सऊदी देख नहीं रहे।
आपने पिज़्ज़े बनाए, आपने क्या नहीं किया। ग्वादर के ऊपर सिर्फ 17 शिप आए, 17 शिप्स आए 2023। और सबसे बड़ी बात है, जो आर्टिकल मैं आज पढ़ रहा था, कि आपके जितने बिजली के प्रोजेक्ट किए हैं चाइना में, सब खसारे में जा रहे हैं। क्यों आएगा इस माहौल में वहां पे कोई? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, कमर चीमा हमेशा से ये जिस तरह के सवाल करता है ना, कई बार सोचते हैं कि भाई इतनी नफरत कैसे है, इतना मतलब भारत को लेकर पागलपन कैसे है, क्यों हमेशा भारत को लेकर उसको टांग अड़ाने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि भारत में जिस तरह से शांतिपूर्ण इलेक्शन चल रहा है, उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत है। इतने सालों की मेहनत है, और जिसकी वजह से ये शांतिपूर्वक जो इलेक्शन चल रहा है, और इससे पहले भी शांतिपूर्वक ही होता आया है, लेकिन इस बार इलेक्शन का माहौल ही अलग है। यहां तक कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं, वो देखने वाली चीज है। इतना भारत के दूसरे राज्यों में वोटिंग नहीं हुई जितनी जम्मू कश्मीर में हुई है। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से साजिद तरार साहब कह रहे हैं, हिंदुत्व की राजनीति अगर मोदी जी करते हैं तो कम से कम उनके लड़के बाहर तो नहीं पड़ते। और यह हकीकत बात है, हमारे देश में जो भी राजनीतिक पार्टी है, जो भी राजनीति से जुड़ाव रखता है, वो इस देश से प्यार करता है। वो अपना फ्यूचर दूसरे देशों में नहीं देखता है, वो यही पैदा होता है और यही मरता है, कहीं दूसरे देश में जाकर सेटल होने की चीजें नहीं करता है। तो सबसे पहली चीज है कि अपने देश के लोगों का कंपैरिजन हमारे देश के लोगों से आप मत करिए, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आप अपने आप को बिल्कुल नीचे तलवे में ही पाएंगे। और रही बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, तो जाहिर सी बात है, आप लोग इस्लाम को मानने वाले हैं। कोई भी इस्लामिक कंट्री ऐसा बता दो जहां पे सुख शांति हो, कहीं भी ऐसा नहीं है। और जब ऐसा नहीं है तो भैया आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कोई खोट जरूर है। तो मुझे लगता है सबसे पहले आप अपने आप को सुधारिए। इस्लाम के नाम पर अपने देश को मत चलाइए। देश को चलाना है तो अपनी जनता के लिए चलाइए, अपने आवाम के लिए चलाइए, क्योंकि आप अपनी आवाम के लिए चलाएंगे, ठीक है, उनको उनके जो दुख दर्द है उसमें शामिल होंगे, उनको समझेंगे, तो आपका देश भी आगे